करें, स्टार्ट करें क्या? हेलो, ओके। अब तुम्हारे पास क्या है, ये जो H है, मुझे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए लेट्स से मुझे डेल्टा H देके रखा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका डेल्टा H मेरे को देके रखा है 298 केल्विन पे, और मुझे 398 केल्विन पे उसका डेल्टा H फाइंड आउट करना है केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, वेरिएशन ऑफ स्टेट फंक्शन विद टेम्परेचर, और किरचॉफ इक्वेशन तुम इसको बोल सकते हो। वेरिएशन ऑफ स्टेट फंक्शन विद टेम्परेचर और किरचॉफ इक्वेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीपी? यस, नो? यस, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीपी। तो क्या मैं डी ऑफ डेल्टा एच को, मैंने डेल्टा डी ऑफ डेल्टा एच पर मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं? यस वरुण, पर मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या मैं डी ऑफ डेल्टा एच को डेल्टा ऑफ सीपी लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा डेल्टा लगा दिया तो यहाँ पर भी डेल्टा आ जाएगा। डी ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ सीपी। और डेल्टा ऑफ सीपी को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या डेल्टा ऑफ सीपी को ये लिख सकता हूँ, क्या डेल्टा सीपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू सीपी ऑफ रिएक्टेंट। यस, ठीक है। अब क्या करो, इस डेल्टा टी को, डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर लो, इस डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर लो। तो डी ऑफ डेल्टा एच का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी ऑफ डेल्टा एच का इंटीग्रेशन, एच कहाँ से होगा, डेल्टा एच होगा ना। डी ऑफ डेल्टा एच का इंटीग्रेशन डेल्टा एच होगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, तो डी ऑफ डेल्टा एच का इंटीग्रेशन डेल्टा एच होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, डेल्टा एच वन से एच टू। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन आएगा। और मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि डेल्टा सीपी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। डेल्टा सीपी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ मैं। जैसे ही मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर लूंगा, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2। तो यहाँ से क्या लगेगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। यस, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। यस, ठीक है। तो डेल्टा H2 को क्या लिख सकते हो, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। यस, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा ऑफ सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। यस, बोलो। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से तुम फॉर्मूला, अगर तुमको 298 केल्विन पे अगर कोई डेल्टा एच दिया है और 398 पे निकालना है, 298 पे गिवन है, 398 पे निकालना है, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, चलो। वही अगर सपोज, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सीवी। डेल्टा यू का जो डिफरेंशिएशन होगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा क्या होगा, वो सीवी के इक्वल होगा। यस, तो डी ऑफ डेल्टा यू को एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या मैं डेल्टा ऑफ सीवी लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ सीवी ऑफ रिएक्शन को समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू सीवी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू सीवी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकता हूँ। अगेन वही सेम चीज, फंक्शन नहीं है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो क्या उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ मैं। तो डेल्टा यू टू इज इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा ऑफ सीवी ऑफ रिएक्शन टू टी टू माइनस टी वन, ये लिख सकता हूँ क्या, बोलो। यस, यस, तो अगर मेरे को 298 केल्विन पे डेल्टा यू पता है, मेरे को 398 पे निकालना है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इनटू 398 माइनस 298। यस, अपने को इक्वेशन याद रखनी है, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं भी याद होगा तो चलता। बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन?
एक मिनट ना। हम्म। डन। सी कहाँ से होगा यार? ये होगा ना, डेल्टा एच टू माई इज इक्वल टू डेल्टा एच वन। एच टू थोड़ी इक्वल है एच वन के। और ये यहाँ पर गलत है। ये गलत क्यों है? ये इसके कारण गलत है। यस, अगर यहाँ पे डेल्टा और सी भी होता तो अपना काम फिर चल जाता। नेक्स्ट करना। ये एक रिएक्शन देके रखी है, बैलेंस उसका सीपी देके रखा है। एच टू ओ का सीपी पता है, एच टू का पता है, ओ टू का पता है, तीनों का सीपी पता है। तो सीपी ऑफ रिएक्शन निकाल लो, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन निकाल लो। और तुमको 391.5 केल्विन पे डेल्टा एच वन देके रखा है, 298.15 केल्विन पे तुमको पूछा है। डेटा का यूनिट्स भी ध्यान में रखना कि यूनिट्स क्या है। करो सारे लोग। ओके, डेल्टा सीपी कैसे लिखेंगे? डेल्टा सीपी विल बी 1 into H2 का सीपी प्लस हाफ इंटू O2 का सीपी माइनस सीपी ऑफ H2O। इस तरीके से। तो डेल्टा सीपी थे तो मैंने साथ में ही लिख लिया पूरा, ठीक है, कोई नहीं। तो डेल्टा एच वन कितना है? डेल्टा एच वन है तुम्हारे पास 241.75 प्लस डेल्टा और सीपी कैसे लिखेंगे? इट इज 28.83 प्लस हाफ इंटू 29.12 माइनस 33.56 इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है? T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, 298.15 माइनस 291.15।
जो कि 7 आएगा। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट कितना, 310 ना, 310.56, ओके। ये जूल में डेटा है पूरा, जूल पर मोल, जूल पर मोल। सर हम्म। यहाँ पे हमको डेटा दिया है, सीपी की वैल्यूज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को 5/2R वगैरह लेके करेंगे ना, आइडेंटिफाई करके हाँ, गैस बस। मतलब फिर वो करना पड़ेगा, यस सर। और जनरली इसमें डेटा तुमको गिवन ही होगा। ठीक है बट सर। सीपी ध्यान रखना, सीपी यहाँ पर टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। अगर वो टेम्परेचर सर का फंक्शन होता तो फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। हाँ सर। चलो, वैसे मैं एंट्रोपी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ भी देख सकता हूँ, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतना नहीं पूछता, बट स्टिल तुमको अगर आइडिया होना चाहिए। सिर्फ डेरिवेशन फॉर्मूला याद रखना है बस, डेरिवेशन तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बताया बस, दैट्स इट। तो डेल्टा एस को मैं क्या डी क्यू अपॉन टी सिस्टम लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू को क्या मैं सीपी डी टी लिख सकता हूँ। और कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो डी ऑफ डेल्टा एस को डेल्टा सीपी डी टी लिख सकता हूँ। और अगर सीपी फंक्शन नहीं है टेम्परेचर का, अगर सीपी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ। सीपी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्या उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे क्या, डेल्टा ऑफ सीपी को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, लिमिट लगा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 लगा लो। तो क्या ये आ जाएगा कि डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन इक्वल टू डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इनटू एल एन T2 बाई T1, यस। बोलो। क्लियर, डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन इक्वल टू डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इनटू एल एन T2 बाई T1, क्लियर है तुमको ये चीज। और वही सेम चीज कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करता तो डी क्यू को क्या लिखता, सीवीडीटी लिखता फिर मैं। तो डी ऑफ डेल्टा एस को क्या लिखता, डी ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ सीवी इंटू T2 अपॉन टी एस फॉर ए केमिकल रिएक्शन, यस नो। डीएस का इंटीग्रेशन एस आता, डी ऑफ डेल्टा एस का इंटीग्रेशन डेल्टा एस आता, लिमिट लगा था डेल्टा एस टू माइनस डेल्टा एस वन। सीवी अगेन टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, सीवी अगेन टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, तो डेल्टा ऑफ सीवी इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन, एल एन टी टू अपॉन टी वन, यस। बोलो। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसका एफिशिएंसी जो होता है वो होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है तुमको, डेल्टा जी और डेल्टा एच। अगर तुमको पूछे केमिकल रिएक्शंस का एफिशिएंसी कितना है, तो यू कैन से दिस। ये वाले एक्सप्रेशन उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लेट्स से ये एफिशिएंसी का ये प्रॉब्लम करो एक बार। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच है वो, ध्यान रखना ये चीज।
ओके ठीक है, सी, यस। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, देखो इसने O2 का गिब्स फ्री एनर्जी नहीं दे के रखा, तो डेल्टा जी फॉर्मेशन जो O2 का होता है वो 0 होता है, यस। तो CO2 का कितना होगा जी फॉर्मेशन, CO2 के लिए क्या ले सकते हैं, 1 × -394.4 +2 × H2O का डेल्टा जी फॉर्मेशन कितना होता है, -237.2 -166.2, यस। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा -702.4, यस, 6, अच्छा। तो ये किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी कितना है, -702.6, और डेल्टा एच कितना है, 726 ना, -726। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 97%। क्लियर। अब देखो, मैंने तुमको ये चीज नहीं बताई है कि फर्स्ट लॉ जो है उसके मतलब कहाँ कहाँ पे उसके ड्रॉबैक्स है, एंड सेकंड लॉ डिफाइन कैसे हुआ है वो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक्स कहाँ कहाँ पर है और सेकंड लॉ तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट लॉ से तुम कभी भी देखो, जनरली क्या होता है, मैंने तुमको पहले भी बोल के रखा, अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जनरली पहले ये मिसकंसेप्शन था कि अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस होगा। ये मैंने भी बहुत बार बोला है कि अगर कोई भी सब्सटेंस एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होगी, अगर कोई भी जो सब्सटेंस है वो एनर्जी गेन कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं होगी, यस। तो प्रॉब्लम यही था। लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ कैन नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस, but in natural process it is found to have a specific direction at certain conditions. फर्स्ट लॉ डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, नेचर में उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होगा। अब डायरेक्शंस के लिए पहले अपन क्या अज्यूम कर रहे थे कि एनर्जी कैन बी द फैक्टर, ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर द स्पॉन्टेनियस, ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस आर द नॉन स्पॉन्टेनियस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी, अपन ने ये पढ़ चुके हैं अपन, यस। अगर कोई भी है तो वो तुम्हारे पास अगर एंडोथर्मिक है तो फेवरेबल होगा, अगर वो सॉरी एक्सोथर्मिक है तो फेवरेबल होगा, एंडोथर्मिक है तो वो नॉन फेवरेबल होगा, यस। बट स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट तुम यहाँ से नहीं कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट किससे करते हैं अपन, स्पॉन्टेनिटी से कमेंट जो करते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी से करते हैं। स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट जो करते हैं किस पे करते, किसके बेसिस पे करते हैं, जो भी तुम्हारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है उसके बेसिस पे स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट करते हैं। क्लियर है। वही का पहले लिखवाया था नोट्स में, डेल्टा जी फॉर्मेशन जो एलिमेंट का होता है वो 0 होता है। डेल्टा जी फॉर्मेशन लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लिखवा के रखे हैं, तो नोट्स पढ़ोगे तो ठीक है। और एक और चीज, प्रथमेश एंड गार्गी, आर यू देयर? Yes, sir. व्हाट अबाउट गार्गी? गार्गी, आर यू देयर? Yes, sir. You did not attend the lecture tomorrow, yes? Sorry, yesterday, yes? Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज करो, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग। Okay, sir. Okay, ग्रुप में sir. रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, तुम दो को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो। बाकी किसी को कोई रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं। यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू द रिकॉर्डिंग, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू द नोट्स आल्सो। आई विल मेक ए डिफरेंट ग्रुप फॉर द 70-80 स्टूडेंट्स, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता।
अगर तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि लेक्चर क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मैं अभी रिमूव कर दूंगा तुमको लेक्चर में से। कोई मजाक नहीं चला, तुमको बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर देन यू हैव टू जस्टिफाई कि ग्रुप के अंदर कि व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। बच्चे नहीं हो यार, 100 बार समझा चुका हूं तुमको, वही सेम मिस्टेक, वही सेम मिस्टेक। और तुमको नहीं अटेंड करना मत करो ना यार, मतलब मैंने तुमको बोला थोड़ी अभी 140 में से फिर से कम हो जाओगे तुम। लेक्चर खत्म होते होते 120 130 हो जाते हैं। कितनी बार एक ही चीज को समझाऊं यार, गधे थोड़ी हो तुम लोग, गधे हो क्या? और किसी दिन मेरी सनक गई तो फिर मैं पीटीएम वीटीएम रख के तुम्हारा फिर सबको बोल दूंगा कि तुम लेक्चर अटेंड करते हो बीच में लीव करके चले जाते हो। या तो ज्वाइन ही मत करो, टू बी ऑन द सेफर साइड ज्वाइन ही मत करो, सबसे बेस्ट है। अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो और बीच में लीव कर रहे हो 20-30 स्टूडेंट्स, तो यार तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है लेटर और सूनर। तो यार ये समझ जाओ तुम लोग, किसी और रीजन के कारण लीव हो रहा है तो ग्रुप में मैसेज करो, दैट्स इट। बाकी लोग भी तो करते हैं। कल यार लेक्चर में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं और तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है? 140। अभी 140 लोग अटेंड कर रहे हो, तो 90 लोगों ने कल का लेक्चर किया ही नहीं है। और मैंने रिपोर्ट कर दिया था तुमको घर पे कि तुम लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर। मेरे पास है लिस्ट पूरा, कितने किसने 50 लोगों ने किया। यार सुमित तू हॉस्पिटल में है तो तू मुझे तो बता के जाएगा ना किसी ग्रुप के अंदर कि सर मैं हॉस्पिटल में हूँ। बाकी लोग कैसे रिप्लाई करते हैं कि फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहा है क्या? तो तुम 90 लोगों ने कोई जस्टिफिकेशन दिया नहीं कि तुम लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हो। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड यही करोगे तो मैं नोट्स भी नहीं भेजने वाला, रिकॉर्डिंग भी नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं भेजना मैं इस पर। हाँ बच्चे, चेकअप के लिए गया था तो ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकता है कि सर मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा आज का। वो तो कर सकता है ना। सॉरी सर। हाँ ठीक है, मैं भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करा तेरे को, सॉरी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स नोट्स भी सेंड नहीं करूंगा, सॉरी उसके लिए भी। मैं सारे सॉरी एक साथ ही बोल देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं सेंड करने वाली रिकॉर्डिंग दिस टाइम, नो। दो लोग ने जस्टिफिकेशन दिया, उनको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, दैट्स इट। नेक्स्ट ऐसे ही सीखोगे तुम, इतनी बार समझा दिया फिर भी समझ में नहीं आता तो नाउ ऐसे ही सीखोगे तुम, दैट्स इट। यार एक ही चीज को कितनी बार बोला मैंने, ये सेम चीज कि अगर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ग्रुप पे मेंशन करो। कितनी बार बोला होगा मैंने ये? 5 to 6 टाइम्स तो मुझे याद है, बोला है ना 5 to 6 टाइम्स तो। हाँ ठीक, फिर भी तुमको अगर समझ में नहीं आता तो अब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। मैं नहीं भेज रहा रिकॉर्डिंग, पढ़ो और बस खत्म। तभी तुमको याद रहेगा कि हाँ अगर मैं नहीं लिखूंगा तो सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे। मैं उन्हीं को भेजूंगा जो लोग मेरे को प्रॉपर रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, कि सर मैं इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं करना, दैट्स इट। चलो फिर से वापस बैक टू द पॉइंट। अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो ये क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हारे पास क्या है, ये नॉन फेवरेबल कंडीशन है। बट स्पॉन्टेनिटी के ऊपर ये कमेंट जो इसने किया है कि ऑल एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस, ये गलत है, और एंडोथर्मिक आर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत है। तुम वैसे भी देख सकते हो, अगर मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर मेल्ट करे तो ये प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है? मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? वो एंडोथर्मिक है, बट स्टिल वो स्पॉन्टेनियस है रूम टेम्परेचर पे, यस। तो रूम टेम्परेचर पे वो है स्पॉन्टेनियस। अगर वो स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब वो तो होना ही चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब वो गलत है। तो इससे तुम फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर कमेंट कर सकते हो, स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट नहीं कर सकते हो। स्पॉन्टेनिटी पे किसके बेसिस पे कमेंट करेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे कमेंट करेंगे। और जो तुमने ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं, ऑल एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक आर नॉन स्पॉन्टेनियस,
which is not true. For example, let's say melting of ice है, melting of ice के लिए true नहीं है. Yes, ओम सही है. मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक और फिर भी होता है रूम टेम्परेचर पे. वेपोराइजेशन ऑफ वाटर भी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे. स्प्रेडिंग ऑफ इंक भी है, इसका डेल्टा एच 0 होता है. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है. अगर तुमको लेट्स से कभी कभी ऐसा भी, हाँ ये एक्सेप्शन है, ये सारे के सारे क्या है एंडोथर्मिक है बट फिर भी स्पॉन्टेनियस है. ये सारे के सारे क्या है एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक या डेल्टा एच 0 है. बट सबका क्या है तुम्हारे पास, सबका सबका, बट फिर भी ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी पे जो कमेंट जो डेल्टा एच से करना है वो गलत है. डेल्टा एच तुम स्पॉन्टेनिटी पे कमेंट नहीं कर सकते हो. डेल्टा एच के साथ साथ तुमको एक और टर्म्स देखना है, दैट इज द रैंडमाइजेशन या फिर एंट्रोपी. इट इज ऑब्जर्व दैट द नेचर ट्राइज टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड मैटर यूनिफॉर्मली. मतलब जिसमें एंट्रोपी कैन बी ऑल्सो द फैक्टर. अपने को एंथैल्पी के साथ साथ एंट्रोपी भी देखना. यस बोलो. तो इसमें एक चीज यही ध्यान रखना, तो फर्स्ट लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों होता है, कंबशन क्यों होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्यों होता है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्यों है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे, कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस. अपन ने फ्री एक्सपांशन पढ़ा है बट होता क्यों है उसका रीजनिंग नहीं पता अपने को. फर्स्ट लॉ के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट लॉ ने रीजनिंग बताया था. हाँ सेकंड लॉ से तुम रीजनिंग पता कर सकते हो. सेकंड लॉ में अगर तुम देखोगे तो तुमने डेल्टा एस लिख के रखा है. डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होता है इसका 0, और डेल्टा एस सिस्टम कितना होता है आर एल एन V2 डिवाइडेड बाई V1. यस, और जो कि पॉजिटिव है. यस, इसका डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होगा, वो तो पॉजिटिव होगा. यस, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा जी सिस्टम कितना होगा, वो नेगेटिव होगा. यस, बताया ना डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस के टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस यूनिवर्स. यस, तो फ्री एक्सपांशन क्यों होता है फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. ये किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, सेकंड लॉ से. एक्सप्रेशन बाय सेकंड लॉ. अरे गंवार, मैंने यहाँ पर ये क्या मैंने यहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता रहा हूँ क्या तेरे को मैं, वो हो गया. मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नीचे ही बता के खत्म कर दिया मैंने. नींद में है क्या अभी तक ईशान? बच्चे एंडोथर्मिक वाला पॉइंट तो यहीं खत्म हो गया. ये मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ किस किस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ से नहीं मिलते हैं, ये सेकंड लॉ से, गिब्स फ्री एनर्जी से, उन सब से मिलते हैं. फिर किसी बच्चे को अभी भी स्पॉन्टेनिटी में अगर डाउट है तो तुम ऐसे देख सकते हो. इफ ए सिस्टम मूव्स अलोंग ए डायरेक्शन ऑन इट्स ओन और सिस्टम एंड सराउंडिंग इंटरेक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, then the direction is known as a spontaneous direction and the process is known as a spontaneous process. अगर सिस्टम किसी भी एक डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है और सराउंडिंग और सिस्टम के इंटरेक्शन में किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी का कोई भी यूज नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस. बोलो. सर यहाँ पे इन लोग ने फॉल ऑफ वाटर का भी दिया है, तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा बच्चे? ये क्यों होते हैं प्रोसेस, फॉल ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना फॉल ऑफ वाटर पे. यस सर, तो उसको फर्स्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. हम लोग सेकेंड लॉ से कर सकते हैं. सेकंड लॉ से हाँ, उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा होगा. ओके सर. डन. सॉरी, बोलो. क्लियर?
अब एक और चीज सुनो, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट energy of one form can be converted to the equivalent amount of energy of the another form, but it does not tell that heat cannot be completely converted into the equivalent amount of work without converting into amount of work without producing some change elsewhere. तुम एक फॉर्म से, मतलब ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मोर और लेस थोड़ा और करेक्ट वे में ये चीज होनी चाहिए थी। मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर हीट है, अगर तुम कभी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेट्स से एक सिस्टम है, तुमने उसको हीट प्रोवाइड किया, तो अगर तुम हीट प्रोवाइड करो, लेट्स से उसका डेल्टा ई 0 है, तो जो भी तुम हीट प्रोवाइड करते हो ना, वो सारा का सारा तुम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो रियल लाइफ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम है, अगर तुम उसको हीट प्रोवाइड करो, लेट्स से तुमने उसको 500 जूल हीट प्रोवाइड किया, तो वो 400 ही वर्क में यूटिलाइज करेगा, बाकी जो 100 है वो हीट के फॉर्म में फिर से रिलीज कर देगा। ठीक है, अगर सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उसको तुम 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, 500 में से वो जो यूटिलाइज करेगा वो 400 ही करेगा, बाकी 100 फिर से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो तुम हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज भी होगा। इसी को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कार्नोट इंजन से। ठीक है, तो लेट्स से अगर तुमने 500 प्रोवाइड किया बट यूटिलाइज वो 400 ही कर रहा है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी कितना होगा, 500 प्रोवाइड किया बट रिपीट जो तुम्हारे पास है वो 400 ही कर रहा है, एफिशिएंसी कितना होगा, 80। यार देखो प्लीज यार, रिक्वेस्ट मत करो, तुमने अगर मीटिंग बीच में लेफ्ट किया है, फिर तुमको फीवर था, जो भी है, मुझे ये एक्सप्लेनेशन ग्रुप पे मिलेंगे तो मैं इसको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, दैट्स इट। ये चीजें फिर से रिपीट मत करवाओ। तुमने कल की मीटिंग बीच में लीव करी है तो तुमको स्पेसिफाई करना चाहिए, ये चीजें मैं बार बार नहीं बोलूंगा, 100 बार बोल चुका हूँ मैं। अगर तुमको फीवर है तो एक मैसेज करते टाइम कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है अपने को, मैं 2 लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा एंड दैट्स इट, खत्म। और उन 2 लोगों ने किसी और 2 लोग, अगर मुझे पता चला कि उन 2 लोगों ने रिकॉर्डिंग और किसी को सेंड किया, तो मैं उसको उनको कभी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करूंगा। सो बी अवेयर। परमेशन गार्गी, तूने कहा चैट में, कहा मेंशन किया है, मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ किया है? तूने कौन से ग्रुप पे मैसेज किया है? लाइव लेक्चर के टाइम है भगवान, देखो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं समझ में आता क्या? चलो नेक्स्ट, वापस कार्नोट इंजन। और तुम लोग, कुछ लोग अभी लेक्चर अटेंड करने आए हो यार, 5 मिनट पहले। अभी 141 स्टैंड था, अभी 153 हो गया। तुमको टाइमिंग पता है लेक्चर का क्या है? अजीब हो यार, मतलब बिल्कुल कार्टून हो यार, सच में। पता नहीं, मतलब 10-15 मिनट बाद में आके तुम कौन सा तीर उठा लोगे, नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता। और ये समझ में भी कैसे आता है यार, मैं अगर 5 मिनट पहले, मैं अगर 5 या 10 मिनट क्लास में लेट हो जाता तो मुझे पूरे क्लास का रिदम ही नहीं समझ में आता था कि क्या सर पढ़ा रहा है। स्टार्टिंग का जो स्टार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कौन सा चीज स्टार्ट करें वो तो समझ में आना चाहिए ना। चलो ठीक है, लास्ट में
फिर भी 10-15 मिनट तुम अटेंड नहीं करते तो समझ में आए। स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपन स्टार्टिंग ही मिस कर रहे हैं। एक जना अभी लेक्चर अटेंड करने आया यशवर्धन करके, वो 8:15 पे 8:17 पे आया। अगर उसको कुछ बोलूंगा माइक ऑन करने के लिए तो मीटिंग लीव कर लेगा वो। क्या बोले यार इनको। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी बैठ के हाईलाइट भी कर सकता हूँ उनको कि अच्छा तुमको क्या लगता है, सर को पता नहीं चलता, पता चलता है, बट ये है कि इग्नोर करते हैं। सबको वही चीज पता चलती है, बट यार 8:17 पे क्या लेक्चर अटेंड करने से अच्छा आराम से रेस्ट कर यार। तू मुझे बता, मैं दे दूं तेरा नीट का एग्जाम, मैं दे दूं क्या? क्या यशवर्धन बोल। बता। पता नहीं इनके मुंह में जुबान नहीं है या फिर टाइपिंग टाइपिंग करना आता है तुझे? टाइप कर सकता है क्या तू? दिख तेरा वहां पे जो भी जो लैपटॉप या जो भी फोन होगा उसमें कीबोर्ड होगा, देख। कीबोर्ड में ऐसे A B ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वहां से तो SYE और S करके यस लिख सकता है। N और O अगर प्रेस करेगा तो नो भी लिख सकता है। ये पता है तेरे को? थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया बट स्टिल ठीक है। अगर तेरे को पता होगा तो तू ऐसे कर सकता है। क्या यशवर्धन? बोल। अच्छा है, अच्छा क्या बात है, यस आया उसका। ओके चलो बढ़िया बात है फिर तो। हाँ अपन ने 8:17 पे लेक्चर अटेंड किया, यस। रिकॉर्डिंग कर देते हैं, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं रखा इन चीजों में, इनको समझना होगा तो ऐसे ही समझेंगे, नहीं तो ठीक है यार, अपने को क्या है। चलो। एडवांटेज ऑफ द सेकंड लॉ की एडवांटेज क्या क्या है? सेकंड लॉ हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन व्हिच द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब किस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होगा वो बता सकते हो। इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द वेदर ए प्रोसेस और ए केमिकल रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अगर वो साइमल्टेनियसली हो रहा है नहीं हो रहा उसके बारे में पता चलता है। इट हेल्प्स अस टू नो द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। कंडीशंस क्या है इक्विलिब्रियम की? डेल्टा जी जीरो होता है। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड टू द वर्क इन ए गिवन प्रोसेस। मतलब अगर तुम किसी भी सिस्टम को 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका कितना परसेंटेज वो यूटिलाइज कर रहा है और कितना परसेंटेज यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो उससे तुम पता कर सकते हो किससे? सेकंड लॉ की हेल्प से। सबसे पहले कार्नोट इंजन। फर्स्ट थिंग इज द कार्नोट इंजन। इट इज ए रिवर्सिबल साइकिल which demonstrate the maximum convertibility of heat into work। एक ये रिवर्सिबल साइकिल है जिससे तुम क्या कर सकते हो? मैक्सिमम कन्वर्ट कर सकते हो हीट को किस में? वर्क में। Reversible cycle which demonstrate maximum convertibility of the heat into work. This system consists of a 1 mole of an ideal gas। मैंने आइडियल गैस का 1 मोल ले लिया और 1 मोल आइडियल गैस को तुम 4 स्टेप से 4 पाथ से क्या कर रहे हो? लेके जा रहे हो। which is subjected to the series of 4 successive operations। ऑपरेशंस क्या है सुन लो ध्यान से। ए से बी जो है ये आइसोथर्मल है, बी से सी एडियाबैटिक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको बोलते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल गैस है बच्चे, रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा, ये आइडियल गैस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि तुमने कंप्लीट ग्राफ प्लॉट करके रखा। ठीक है। अरे हाँ रे, कार्नोट इंजन के 4 प्रोसेस है, यस। चलो तो अब एक चीज सुनो। अब ये लेट्स से ये वाला प्रोसेस ए बी प्रोसेस की बात करें, क्या ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपांशन है? यस नो। और पूरा ग्राफ बना के रखा है तो ये रिवर्सिबल है, तो आइसोथर्मल है। अच्छा
तो इसका डेल्टा ई कितना होगा, और आइडियल गैस देख के रखा है, डेल्टा ई कितना होगा 0, और डब्ल्यू कितना होगा, कोई माइक ऑन करके बताएगा इसका डब्ल्यू कितना होगा ए से बी में। रिवर्सिबल आइसोथर्मल सर एनआरटी माइनस ऑफ एनआरटी ln लॉन T2 by T2 by T1 माइनस एनआरटी लॉन T2 by T1, V2 by V1। V2 by V1, यस। यस सर। n तो 1 है, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, R इंटू टेम्परेचर कितना है यहाँ पर T2, तो माइनस R इंटू T2 इंटू ln V2 by V1, यस। और डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई कितना है 0, डेल्टा ई 0 है और डब्ल्यू ये है, तो Q कितना होगा, क्या Q प्लस RT2 इंटू ln V2 by V1 हो जाएगा। एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है यार, एक्सपांशन हो रहा है तो V2 अपने को पता है क्या, V2 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस। इसका मतलब ये T2 टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, ये T2 टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये T2 टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, ये T2 टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन से टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर T2 टेम्परेचर। डन। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ये प्रोसेस हो गया अपने पास आइसोथर्मल। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपांशन है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T1 है, T2 है और T1 टेम्परेचर। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या 0 होगा, Q कितना होगा, यहाँ पे Q 0 होगा। ऊपर वाले प्रोसेस में Q कितना था, ऊपर वाले प्रोसेस में Q पॉजिटिव था, यहाँ पे Q 0 है। अगर Q 0 है तो अब बताओ वर्क कितना होगा, NCV डेल्टा T। एनसीवी डेल्टा टी, यस। तो एनसीवी डेल्टा टी में क्या लिखो, T2 माइनस T1 लिखो या T1 माइनस T2 लिखो, 1 माइनस T2। ओके गुड, T1 माइनस T2, यस। तो n तो 1 है अपने पास, तो सेकंड प्रोसेस में क्या लिखेंगे, W क्या है, CV इंटू T1 माइनस T2, और Q अपने पास 0 है, यस। क्लियर है, ये एक्सपांशन के दोनों प्रोसेस। अपन करेंगे कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में पहले क्या करेंगे, C से D जाएंगे, C से D जाएंगे और D से A जाएंगे, C से D, C से D और D से A। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, NRT ln V3 by V4 by by V3, V3। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, R इंटू T1 आएगा यहाँ पर, ln V4 by V3, यस। और Q कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि डेल्टा ई तो 0 है फिर से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई आइडियल गैस के लिए कितना होगा, 0। तो R इंटू T1 इंटू ln V4 by V3। अब मुझे पता है कि V4 डेफिनेटली V3 से कम है, यस, V4 डेफिनेटली V3 से कम है, यस। तो हीट Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, Q नेगेटिव आएगा, यस। Q का आएगा अपने पास नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वो हीट क्या कर रहा है, यहाँ पर वो हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब हीट रिलीज का मतलब Q क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यस। और अगर मैं डी से ए की बात करूँ, डी से ए में क्यू कितना होगा, डी से ए में क्यू 0 होगा, यस, क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन। और डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, CV T2 minus T1 एन सी वी इंटू T2 माइनस T1, यस। एन तुम्हारे पास 1, तो सी वी इंटू T2 माइनस T1, यस। बोलो, चलो तो ये चारों प्रोसेस तुम्हारे पास हो गए। अब वर्क टोटल निकालो, तो वर्क टोटल निकालोगे तो यहाँ पे कितना है, माइनस R T2 इंटू ln V2 by V1, यस। यहाँ पे CV इंटू T1 माइनस T2, यस।
आर टी वन इंटू एल एन वी फोर बाई वी थ्री, यस, और सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, यस। एक और है यहाँ पर, क्या, सी वी इंटू, क्या सबको ये समझ में आता है कि ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी? यस। फाइनली ये बचेगा, यस। अब एक और चीज सुनो, क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, बी से सी? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी टू इंटू वी टू की पावर, टी टू इंटू वी टू की पावर गामा माइनस वन, टी टू इंटू वी टू की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन इंटू वी थ्री की पावर गामा माइनस वन, यस नो? ओके, ठीक है। चलो, अब एक और चीज सुनो, क्या यहाँ पर एडी प्रोसेस में ये टेम्परेचर टी वन वी फोर और यहाँ पर ये वी वन टी टू, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी टू इंटू वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन इंटू वी फोर की पावर गामा माइनस वन, यस नो? टी टू इंटू वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन इंटू वी फोर की पावर गामा माइनस वन, यस? बोलो। ठीक है। सर आपने ये कैसे बोला आइसोथर्मल के लिए? कहाँ पे आइसोथर्मल है यार, मैं ध्यान से देखो ना, ये आइसोथर्मल है क्या? अच्छा ओके, ऐसे, सॉरी। प्रोसेस बीसी और डीए एडियाबैटिक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो। तो टी वन टी टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी थ्री अपॉन वी फोर इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन आ जाएगा, यस। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले काम ये करो, वी थ्री बाई वी फोर को जो है ना, उसको क्या करो, उसको उल्टा करके माइनस साइन को बाहर ले गया। तो ये पहले माइनस साइन था, अभी यहाँ पे प्लस साइन हो गया है, और मैंने उसको वी फोर बाई वी थ्री को उल्टा कर दिया। अब वी थ्री बाई वी टू को तुम ऐसे लिख लो, वी टू बाई वी वन। अब एक काम ये कर सकते हो, आर एल एन वी टू बाई वी वन, और यहाँ से भी आर एल एन वी टू बाई वी वन को कॉमन ले लो, और माइनस साइन को भी कॉमन ले लो। तो क्या ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कि ये तुमने टोटल वर्क डन किया है, टोटल वर्क डन तुमने किया है, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? क्या वर्क डन बाय द गैस को माइनस डब्ल्यू ऑफ गैस लिख सकता हूँ क्या? तो इसका उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा क्या? फिर माइनस डब्ल्यू के लिए क्या यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा, प्लस आर इंटू एल एन टी टू, प्लस आर इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू एल एन ऑफ वी टू माइनस वी टू बाई वी वन, यस। आर इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, यस। हीट एब्जॉर्ब कितना होगा? हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, देखो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था यहाँ पर, हीट एब्जॉर्ब हो रहा था आर इंटू टी टू इंटू एल एन वी टू बाई वी वन, और हीट जो रिलीज हो रहा था वो हो रहा था यहाँ पर, यस नो? अपने को फर्क किससे पड़ रहा है? अपने को सिर्फ एब्जॉर्ब से ही फर्क पड़ रहा है कि एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, वर्क कितना किया। एब्जॉर्ब कितना कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ए बी प्रोसेस में, रिलीज उसने किया सीडी में, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इतना उसने वर्क किया और एब्जॉर्ब हीट इतना किया, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालू, माइनस डब्ल्यू ऑफ गैस अपॉन क्यू ऑफ एब्जॉर्ब इज इक्वल टू, क्या उसको मैं ये इन दोनों का रेशियो लो, तो क्या एल एन ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा? तो बचेगा क्या, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, यस। तो वन माइनस टी वन अपॉन टी टू, यस।
1 माइनस T1 बाई T2, यस। और ये डेफिनेटली कितना आएगा? ये डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा, क्योंकि T2 क्या है तुम्हारे पास, T1 से ज्यादा है। T2 इज ग्रेटर देन T1, तो डेफिनेटली अगर T2 T1 से ज्यादा, इसका मतलब ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसका लेस देन 1 आने का मतलब माइनस W ऑफ गैस अपॉन Q ऑफ एब्जॉर्ब इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास नहीं है। तो माइनस के W इज लेस देन इक्वल टू Q एब्जॉर्ब। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कमेंट कर सकता हूँ, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज लेसर देन द हीट एब्जॉर्ब। पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही, जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसमें से कम ही वर्क कर रहा है। अगर तुमने 500 प्रोवाइड किया तो 400 ही वो यूटिलाइज कर रहा है, बाकी 100 फिर से वो रिलीज कर देगा। और रिलीज कर भी तो रहा है, देखो तुमने अगर लेट से जितना भी हीट प्रोवाइड किया है, लेट से यहाँ पर इतना हीट प्रोवाइड किया है, तो टोटल वर्क करेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखो इस वाले प्रोसेस में हीट रिलीज भी किया उसने, यस। इसका मतलब सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल to use a cyclic process to extract heat from a reservoir and to convert into work without transforming at the same time a certain amount of heat। एक मिनट, a certain amount of heat without transforming at the same time at a certain amount of heat from a hotter part to the colder part body, and it is impossible to convert heat into वर्क विदाउट कंपनसेशन। मतलब अगर तुमको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो तुमको कुछ ना कुछ एनर्जी तुम्हारे पास वहां पर रिलीज भी होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि हायर टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यस। और लोअर टेम्परेचर पे हीट रिलीज कर रहा है। तो T2 क्या है, ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो जो हीट रिलीज करता है वो लोअर टेम्परेचर पे करता है, हीट एब्जॉर्ब जो करता है वो हायर टेम्परेचर पे करता है। और T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो इसने एक बोल क्या क्या बोल के रखा है, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट देख सकते हो, only a part of the heat absorbed by the system at higher temperature T2 is converted to work। The rest of the heat Q1, the rest of the heat Q1 is given out at the surrounding when the system is at a lower temperature T1। अगर हायर टेम्परेचर पे, एक मिनट, एक मिनट, only a part of heat absorbed by the system at a higher temperature T2 is converted into work। जो T2 है उसी को तुम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जो तुम्हारे पास नॉर्मल है उसको तुम नहीं। वो हायर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे हीट रिलीज कर रहा है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको तुम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट भी तुम बोल सकते हो। एफिशिएंसी कितना होगा, कि कितना फ्रैक्शन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एफिशिएंसी, ईटा इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू माइनस W अपॉन Q2। वर्क कितना कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस, अपॉन हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मैं Q2 बोल रहा हूँ। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था ना Q ऑफ AB, उसको मैं Q2 बोल रहा हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अभी मैंने ऊपर डेरिवेशन किया है, यस। और ये मुझे पता है कि डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यस। अच्छा, ये वाला पूरा प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, यस। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई कितना होगा, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें डेल्टा ई कितना होगा, 0, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई कितना होगा, डेल्टा ई होगा तुम्हारे पास 0। डेल्टा ई कितना होगा, 0। अगर डेल्टा ई तुम्हारे पास 0 है
तो क्यू टोटल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू टोटल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू टोटल, यस। और क्यू टोटल को क्या मैं क्यू टू माइनस क्यू वन लिख सकता हूँ। क्यू टू क्या है, हीट एब्जॉर्ब, और क्यू वन क्या है, इट इज द हीट एब्जॉर्ब एट टेम्परेचर T1 और इट इज द हीट रिलीज्ड T2 टेम्परेचर पे ऑब्जर्व नहीं होगा। T2, heat absorbed at temperature T2 and heat released at temperature T1, yes। तो अब माइनस डब्ल्यू टोटल को ये लिख सकता हूँ क्या, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, यस। और ये किसके इक्वल है, T2 माइनस T1 अपॉन T2, यस। जिस भी बच्चे को कार्नोट में 4 प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, दैट्स इट। और ये फॉर्मूला, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर जिस भी बच्चे को ये फॉर्मूला पता है तो काम यही आना है यार अपने को याद। जिस भी बच्चे को ऊपर डेरिवेशन नहीं देखना है मत देखो, कोई नहीं पूछने वाला है तुमको, बट ये चीज काम की। इसमें माइनस साइन सिर्फ क्यों लगा के रखा है, क्योंकि अगर एग्जाम में तुमको डब्ल्यू दे के रखा है, W4 है, डायरेक्टली 4 लिख लेना, -4 मत लिखना। ये माइनस साइन सिर्फ बताने के लिए कि वर्क डन बाय द गैस है वो, एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं आ सकता ना किसी का, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये क्वांटिटी जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। -W जो है इसको मैं हमेशा पॉजिटिव ही लिखूंगा, ये चीज ध्यान रखना यार। ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस, इसलिए नेगेटिव, वर्क डन बाय द गैस, इसलिए नेगेटिव साइन लगा के रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, यस। तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ क्या। तो Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब Q बाई T क्या है, इसका मतलब Q बाई T क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट। Q बाई T क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट, यही तो एंट्रोपी है। और प्रोसेस क्या था कार्नोट इंजन का, वो रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसीलिए क्या लिखेंगे, Q रिवर्सिबल अपॉन T क्या है, कांस्टेंट, यस। डन। तो ये डेरिवेशन यही तो तुमको स्टार्टिंग में लिखवा था एंट्रोपी का, तो उसका डेरिवेशन कार्नोट इंजन से होता है। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हायर टेम्परेचर है। लोअर टेम्परेचर पे हीट रिलीज करता है, हायर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब करता है, और ये फॉर्मूला है बस। तो ये फॉर्मूला देख लो, काम की चीज ये है। Q2 क्या है, हीट एब्जॉर्ब, Q1 क्या है, हीट रिलीज। डन, प्रॉब्लम करें। ओके करो। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना है।
ओके, तो 1 माइनस T1 अपॉन T2, तो 1 माइनस T1 अपॉन T2, तो 1 माइनस T1 कितना है? T1 है 298 और ये कितना है? 373। तो यहाँ से आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 373, रफली 20% आएगा यार। ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट। ओके, इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू माइनस के W टोटल डिवाइडेड बाय Q एब्जॉर्ब। यहाँ से माइनस के W टोटल जो है वो आ जाएगा 1/4 इंटू Q एब्जॉर्ब। Q एब्जॉर्ब तुमको दे के रखा 2 किलो कैलोरी। सर वहाँ पे 500 एक मिनट, आएगा। अच्छा 5270 ना, हाँ 500 आएगा, सॉरी वही देख रहा हूँ क्या मिस्टेक किया। 227 था तो यहाँ पे 500 आएगा, तो यहाँ से 2/5 आएगा, यहाँ से 2/5 आएगा, तो ये 2/5 इंटू ये 2 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो 4/5 आएगा तो 0.9 किलो कैलोरी आ जाएगी, 0.8 सॉरी 0.8 किलो कैलोरी आ जाएगी। ठीक है, बोलो। ओके, ये सॉल्व करो। ओके निकिता, गुड। ओके, प्रेमानंद, महक, राघव, वैष्णवी, निधि, प्रथमेश, गुड गुड।
ओके शिवम, ओके इशिका, ओम एंड सानिया, याशिका, ओके ओके ओके, आंसर विल बी सी। ओके अल्फिया, आंसर इज सी, यस। अपने पास क्या एफिशिएंसी ए और बी का सेम है। जो एफिशिएंसी ए का है, एफिशिएंसी ऑफ ए, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अरे रे, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ बी। अब ए क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 400 केल्विन, 1000 केल्विन पे, और रिजर्व हीट रिलीज कर रहा है T2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन 1000। जो रिलीज कर रहा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। और बी एब्जॉर्ब कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट एज रिजेक्टेड बाय द इंजन ए फ्रॉम द रिजल्ट। वो T2 पे एब्जॉर्ब कर रहा है और 360 पे वो रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 360 अपॉन T2। हाँ आंसर करेक्ट है, 600, यस। तो T2 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 360 अपॉन T2, यस। तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 4। तो T इज इक्वल टू 600 केल्विन। डन। ओके देन, चलो। सिंक का मतलब जहां से वो हीट रिलीज कर रहा है ना, वो होता है सिंक। सिंक का मतलब जहां से वो हीट रिलीज कर रहा है ना, वो। ओके गुड। एक 400 और एक 240, यस। ओके गुड। अपन क्या करें, कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी तुमको दे के रखा है। एफिशिएंसी कितना है तुम्हारे पास, 40। तो एफिशिएंसी अगर तुम्हारे पास 40 है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, यस। तो ये एफिशिएंसी तुम्हारे पास 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 आ जाएगा 0.6। एक तो ये आ गया। अब उसने क्या बोल के रखा, और लॉजिकल चीज है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो T1 है, T1 को तुम डिक्रीज कर रहे हो।
T1 डिक्रीज करोगे तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। अगर तुम T1 को डिक्रीज करोगे तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, यस और नो? ठीक है, इस बार अभी एफिशिएंसी का एक नया फॉर्मूला, एफिशिएंसी वही सेम चीज, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1 कितना कर दिया मैंने, उसको मैंने 60 डिग्री से डिक्रीज कर दिया है अपॉन T2। ये क्लियर है? बोलो। इसको ईटा 2 लिख लेते हैं, इसको ईटा 1। क्या हो गया? टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेंगे बच्चे, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस भले तुम किसी में भी लिखो, डिफरेंस किसी में भी लिखो, डिग्री सेल्सियस में भी वही डिफरेंस आएगा, केल्विन में भी वही डिफरेंस आएगा, इसलिए डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो ये कितना है, ये 0.55 है, तो 0.55 इज इक्वल टू 1 माइनस ये, ठीक है। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, ये वो भी छोड़ो, तुम एक काम ये मत करो तुम इसको ये लिख लो यार। क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, T1 माइनस 60 अपॉन T2? तो ये तुम्हारे पास 0.55 और ये 1 माइनस T1 माइनस 60 अपॉन T2। तो क्या इसको मैं 0.45 लिख सकता हूँ? बोलो। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आई नो पुराना मेथड अच्छा था, बट ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 कर, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.45, जो कि आ जाएगा 4/3। तो 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 240। यहाँ से T1 विल बी 240 केल्विन, सो T2 विल बी T1 अपॉन 0.6, वो आ जाएगा 400। ठीक है, बोलो। तो ये भी हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया है तुम्हारा, अब थर्मोकेमिस्ट्री बचा है। थर्ड लॉ का कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट है, लिखवा दूंगा थर्मोकेमिस्ट्री में बस। अभी स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में ही करें, अभी कुछ होगा ही नहीं यार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। विपुल मौर्य का भी मैसेज आया है नेक्स्ट क्लास में, मैंने इसका फर्स्ट टाइम इसका मैसेज देखा। मतलब हो यार, तुम हो तो स्मार्ट, जब जरूरत की बात होती तभी आते हो। नेक्स्ट क्लास में सब आंसर इसने एक भी नहीं दिया है, ठीक है, आंसर उसने एक भी नहीं दिया है। तो क्लास कब करना, अभी करना है, नेक्स्ट क्लास में करना है। उसका आंसर सबसे पहले आया है
अभी और प्रॉब्लम इनफ है यार, इतना ही कर ले, इनफ है, अभी और कुछ भी नहीं कर। इतना जल्दी आंसर किसी का नहीं आया जितना उसका रिप्लाई आया। सर नेक्स्ट क्लास। मैच टेस्ट मैच था यार सुहाना, कोई नहीं जीता अभी तक, 5 दिन बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। हाँ मॉड्यूल में थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री साथ में लिखे रहते हैं, ठीक है। विपुल बोला है सर, मैं जब आंसर देना, जब मैं जस्ट बोलता ही हूँ तब आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते, इसलिए उसका छूट जाता है। अच्छा ये बात है क्या।